और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नवीन के मार्गदर्शन में पार्टी देश हित और जनसेवा के संकल्प को और सशक्त करेगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए राज्य के वीर सपूत हवलदार रविंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग निवासी और 15वीं गढ़वाल राइफल के सेवारत हवलदार रविंद्र सिंह भारत माता की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की और पूरे प्रदेश में शहीद की शहादत पर शोक की लहर देखी गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के चयन पर उत्तराखंड में खुशी और उत्साह का माहौल है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया और नेतृत्व के फैसले का स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी ने पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये निर्णय लिया है। उन्होंने नितिन नवीन को शुभकामनाएं देते हुए उनके युवा दृष्टिकोण और सशक्त नेतृत्व की सराहना की और प्रदेश महामंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी न केवल वर्तमान राज्यों में और मजबूत होगी बल्कि उन राज्यों में भी मजबूती से आगे बढ़ेगी जहां अभी पार्टी ने सत्ता में नहीं है। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार में होने वाले वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई। आईजी लॉ एंड ऑर्डर एसके मीणा ने बताया कि दौरे को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक और अभेद्य सुरक्षा इंतजाम किए गए। वीआईपी सुरक्षा में 700 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई और खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। आईजी ने स्पष्ट किया कि प्रोटोकॉल के तहत रूट और कार्यक्रम स्थलों की जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, वीआईपी महोदय का हमारे यहाँ पर एक भ्रमण कार्यक्रम है जो जनपद पौड़ी और हरिद्वार दोनों जगह पे है। उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमारे पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध हो गया है। तो हम लोग इस पूरी वीआईपी जो कार्यक्रम है इसको सकुशल संपन्न करवाने में सफल रहेंगे। सर, कितनी पुलिस फोर्स यहाँ? तकरीबन 700 से ज्यादा पुलिस बल हमारे यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, जो इसका पूरा कार्यक्रम है सभी जनपदों में मिला के। ये सब वीआईपी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। तो वहीं उत्तराखंड के कई गांव बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि सांसद निधि का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च किए जाने का मामला सामने आया।
आरटीआई ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, आपको बता दें, हरियाणा ट्यूबवेल, स्कूल और सामुदायिक भवनों के लिए भारी राशि दी गई। टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह द्वारा, आपको बता दें, आगरा जिले को बड़ी राशि आवंटित करने और राज्यसभा सांसदों द्वारा हरियाणा में निधि देने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे नियमों के अनुरूप बताया, जबकि कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड, हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नए नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में, पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीजों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं, उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं, जब उनकी समस्या वहां नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है, इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहां पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम धामी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। महेंद्र भट्ट का यह बयान सामने आया, जहां 2027 से फिर देवभूमि में बीजेपी सरकार की। वहीं महेंद्र भट्ट का यह बयान, जहां देहरादून में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा है और इसी विश्वास के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो वहीं लश्कर तहसील सभागार में उप जिला अधिकारी सौरभ असवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस के दौरान कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 10 शिकायतें भूमि पैमाइश से संबंधित हैं। उप जिला अधिकारी सौरभ ओसवाल ने बताया कि जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो मौके पर जाकर पैमाइश कर शिकायतों का निस्तारण करेगी। इसके लिए स्पष्ट समय सीमा भी तय कर दी गई है। इनमें से हमने 10 शिकायतों का जो है मौके पे निस्तारण कर दिया है। कुछ पैमाइश से रिलेटेड शिकायतें हैं, तो वो अभी यहाँ पर निर्देशित किया गया है कर्मचारी अधिकारियों को कि मौके पे जाके उसकी पैमाइश करके तुरंत उस शिकायत का निस्तारण करें। और अभी भी शिकायत हमारे पास आ रही है। सर क्या देखिए, अभी दो तीन शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसमें पैमाइश से संबंधित था। उसमें हमने ज्वाइंट टीम गठित कर दी है, चकबंदी और राजस्व टीम, तो उस समस्या का भी निस्तारण कर लिया जाएगा। तो देखिए, आज तो पैमाइश के संबंध में विभाग नहीं, अन्य विभागों से भी हैं, कुछ नगर पालिका से और कुछ पीडब्ल्यूडी से और कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें हैं जी। उसमें हमने एक ज्वाइंट टीम का गठित किया है, जिसमें एक डेट फिक्स की जाएगी और जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया है उसको हटाया जाएगा। तो वह एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जो अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बड़ा एक्शन। कई बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। एमडीडीए ने 22-27 बीघा
अवैध प्लॉटिंग ढाई है। वहीं आपको बता दें एमडीडीए ने रानी पोखरी थाना क्षेत्रों में की कार्रवाई। प्राधिकरण ने बिना स्वीकृति बिक रहे थे ये भूखंड। वहीं आपको बता दें देहरादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण की टीम ने कई बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए ने कार्यवाही करते हुए करीब 22 से 27 बीघा क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। ये कार्यवाही रानी पोखरी और थाना क्षेत्रों में की गई, जहां बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों को बेचा जा रहा था। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी तरह की प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तो वहीं हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार का शताब्दी समारोह भव्य और दिव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तीसरे दिन आस्था और श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला, जब शताब्दी नगर में विशाल और अनुशासित कलश यात्रा निकाली गई। वेद मंत्रोच्चार, पारंपरिक वेशभूषा और भक्ति संगीत के बीच निकली इस कलश यात्रा ने न पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। देश विदेश से पहुंचे हजारों गायत्री अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक यात्रा में भाग लिया। श्रद्धालुओं के हाथों में सजे कलश, अनुशासित पंक्तियां और चारों ओर गूंजते जय घोष इस ऐतिहासिक आयोजन की भव्यता को दर्शा रहे थे। शताब्दी समारोह के तहत आयोजित हो रहे विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शताब्दी नगर श्रद्धा और साधना का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गायत्री विहार कॉलोनी में एक नवनिर्मित निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में शव बरामद हुआ। सेप्टिक टैंक से बॉडी मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सिडकुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर पंचनामा की कार्यवाही की गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसने अहम साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। फिलहाल शव की शिनाख्त और मौत के कारणों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। तो वहीं प्रयागराज में गंगा स्नान रोकने को लेकर प्रशासन और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच विवाद तेज हो गया। प्रशासन ने स्वामी से उनके नाम के आगे शंकराचार्य लगाने के अधिकार का जवाब मांगा है। इस बीच हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भारत साधु और समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के 1 घंटे का धरना दिया। उन्होंने प्रशासन द्वारा स्वामी और उनके शिष्यों के साथ की गई बर्बरता का विरोध किया। अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि प्रयागराज प्रशासन से माफी नहीं मिली तो वे 24 घंटे में अपनी शिखा काट देंगे। वजह कुछ नहीं है, वजह है धर्म की। अगर धर्म पर हिंदूवादी सरकार कुठाराघात करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, अतकुंभ हो, कोई भी पर्व का मेला हो, क्या कामन मेला हो, जब धर्म की यात्रा चलती है तो वो अपने स्वाभिमान से चलती है। ये सरकार और प्रशासन अधिकारी हमारे रूट तय नहीं करते। जब संत पहुंचते हैं मेले में तो अपना आह्वान करते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक आपस सब में विद्वान है और चारों पीठ के शंकराचार्य विद्वान है। ब्राह्मण दंड स्वामियों के चरण छूता है। ब्राह्मण बचपन से तप कर जब इस मुकाम पर पहुंचता है, जो ब्राह्मण बच्चों की ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़कर घसीटा इन प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में निंदा है। हरकी पैड़ी पर हमारे अजीत कौशिक के नेतृत्व में ब्राह्मण लोग उपस्थित हुए हैं और उनका एक ही कहना है कि माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो वहां के जिला प्रशासन ने बदतमीजी की है वो वास्तव में घोर निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन स्वामी सबकी मांग है कि बिना विलंब करे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से उत्तर प्रदेश सरकार क्षमा याचना करे
और वहां के जिला प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करे। अगर नहीं ऐसा किया गया तो ये आंदोलन हो सकता है पूरे देश का आंदोलन फैल जाए। 2 दिन पहले प्रयागराज के मेले में एक जघन्य अपराध हुआ है। पूज्यपाद शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती जी के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। उनके पालकी को नीचे गिराया गया, उनके छत्र को नीचे गिराया गया, चमर को हटाया गया, साथ ही साथ उनके बटुक ब्रह्मचारियों को, उनके शिष्यों को शिखा और जनेऊ के साथ उनको घसीटा गया और ले जाया गया। और ये एक संत के साथ करना उचित नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि महापुरुष से जाकर के क्षमा याचना मांगे और अपने तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को जिन्होंने ये अपराध किया है उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए।